एक महिला कांस्टेबल थाने से ड्यूटी करके जब शाम के वक्त छुट्टी हो जाती है तब वो अपने घर के लिए गाड़ी से जा रही थी तो रास्ते में वो गाड़ी खराब हो जाती है। तब वो अपने नौकर को फोन करती हैं कि मैं इस चौराहे पर खड़ी हूं, यहां से आकर के मुझे रिसीव कर लो। 20 मिनट में उनका नौकर आ जाता है और फिर उन्हें रिसीव करके घर ले जाता है। और घर जब पहुंचती हैं तो वो अपनी जो वर्दी पहनी हुई थी पुलिस वाली वो उतारती हैं और उनका बदन निर्वस्त्र हो जाता है। तब उन्हें ठंड का मौसम था, तब उन्हें अपने पति की याद आने लगती है और फिर वो अपने पति को फोन लगाती हैं, लेकिन उनका पति फोन रिसीव नहीं करता। जब फोन रिसीव नहीं करता है उनका पति, तब वो कुछ देर के बाद फिर फोन लगाती हैं। इसी प्रकार से वो 10 बार अपने पति को फोन लगाती हैं, लेकिन उनका पति फोन रिसीव नहीं करता है। लेकिन वो महिला जो थी वर्दी को उतार करके टांग देती हैं, फोन में लग जाती हैं, कपड़ों को नहीं पहनती हैं। जब वो अपने तन को देखती हैं, गोरे गोरे बदन को देखती हैं, ठंड का मौसम था, तब उन्हें अपने पति की और ज्यादा याद आने लगी थी। बड़ा रोमांटिक मौसम है, ऐसे में मेरे पति मेरे पास होते तो कितना अच्छा लगता। फिर मैडम के लिए उस नौकर की याद आती है जो नौकर उन्हें रिसीव करके लाया था, उनके घर में जो रहता था, काम धंधा करता था। उस नौकर के साथ फिर मैडम ने वो काम किया जिसे आप भी सुनेंगे तो परेशान हो जाएंगे, आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर एक महिला कांस्टेबल एक नौकर के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। ये पूरी सच्चाई जानने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहें। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूं रितेश कुमार। दरअसल आज की जो सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं, ये सच्ची कहानी दिल्ली की है। दिल्ली में एक लड़का जिसका नाम सागर था, उसकी एक बहन थी जिसका नाम रचना था। रचना और सागर भाई बहन दोनों दिल्ली में एक कॉलोनी में रहते थे। लेकिन जो सागर था वो काफी अपना काम धंधा करता था, इधर उधर किसी का काम करता, इस तरह से वो पैसा कमाता था और अपनी बहन रचना के लिए पढ़ा लिखा रहा था। उसकी बहन जब रचना काफी पढ़ लिख जाती है और फिर पढ़ लिखने के बाद में उसकी जॉब भी लग जाती है, वो महिला कांस्टेबल पुलिस में भर्ती हो जाती है। पुलिस में भर्ती होने के बाद में उसका भाई सागर कहता है कि रचना अब ऐसा करो, तुम विवाह कर लो, क्योंकि अब तुम्हारी नौकरी भी लग चुकी है और तुमने पढ़ाई भी बहुत सारी कर ली। तब रचना कहती है कि नहीं भाई, मैं शादी तो कर लूंगी लेकिन सोच समझ के करूंगी। कोई लड़का अच्छा मिलेगा जो पार्टनर अच्छा होगा, मेरा सहयोग करेगा, मेरी जिंदगी उसके साथ अच्छे से कट जाएगी, उसके साथ करूंगी। तब उसका भाई सागर उसे कई लड़कों के फोटो भी दिखाता है, लेकिन वो सबको रिजेक्ट कर देती है। और रिजेक्ट करने के बाद में फिर वो अपनी ड्यूटी के लिए चली जाती है। उसका भाई सोचने लगता है कि आखिर ये कैसे लड़के से शादी करेगी, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। तब दूसरे दिन वो एक फोटो और लेकर के आता है उसका भाई सागर, और वो उसे दिखाता है कि देख भाई रचना, ये लड़का तुझे पसंद है तो बता, फिर मैं इससे बात करूं। रचना जब उस लड़के को देखती है तो उसे पसंद कर लेती है, कहती है कि हाँ भाई, मैं इसके साथ शादी कर लूंगी, ये दिखने में अच्छा है, हैंडसम भी है और गोरा भी है। तब रचना के लिए उसका भाई सागर एक रेस्टोरेंट में मिलवाने के लिए ले जाता है। उधर से लड़के को फोन कर देता है कि तुम आप मिलन रेस्टोरेंट में आ जाओ, वहीं पर हम अपनी बहन को लेकर के आ रहे हैं, तुम दोनों एक दूसरे से मिल लेना और एक दूसरे से वार्तालाप कर लेना। इधर तो सागर अपनी बहन को लेकर के पहुंचता है, उधर से वो लड़का आ जाता है। फिर वहीं रेस्टोरेंट में तीनों लोग ऑर्डर करते हैं चाय के लिए, फिर चाय आती है, तीनों लोग चाय पीते हैं और बैठ करके वार्तालाप करने लगते हैं। और रचना जो होती है उस लड़के से अपनी बात रखती है, उससे पूछती है जो कुछ पूछना था, और वो लड़का भी रचना से पूछता है। तो रचना बता देती है कि मैं एक पुलिस कांस्टेबल हूं और मैं अपने भाई के साथ दिल्ली में ही रहती हूं। इस तरह से बातें होने के बाद उनकी बात वहीं फिक्स हो जाती है। रचना उसे पसंद कर लेती है, वो लड़का भी रचना को पसंद कर लेता है, जिसका नाम विवेक था। विवेक भी उसे पसंद कर लेता है और उसका भाई कुछ समय के बाद अपनी बहन रचना का विवाह विवेक के साथ कर देता है और रचना दुल्हन बनकर के अपने ससुराल आ जाती है, विवेक के साथ रहने लगती है। लेकिन विवेक भी काफी अच्छा खासा लड़का था, पैसे वाला भी था, देखने में बहुत खूबसूरत था। लेकिन कारण ये था कि विवेक वहीं दिल्ली में जॉब किया करता था, लेकिन उसका आना जाना इधर उधर रहता था। उसकी जो कंपनी थी, जिस कंपनी में वो जॉब किया करता था, वो कंपनी कभी उसे बाहर भेज दिया करती थी, कभी बेंगलुरु भेज दिया करती थी, तो कभी नोएडा भेज दिया करती थी, तो कभी उसे गोवा भेज दिया करती थी, तो कभी ऑस्ट्रेलिया भेज दिया करती थी। इस तरह से उसका एक ठिकाना नहीं था और वो चल फिर करके काम कर रहा था विवेक।
अब उसका जब विवाह हो जाता है तो 1 महीने तक तो वो अपनी पत्नी के साथ रहता है, रचना के साथ, और वो अपनी रचना पत्नी के लिए बहुत खुश रखता है, हर तरह से शारीरिक सुख भी देता है, वैसे भी वो अपनी पत्नी को खुश रखता है। फिर कंपनी के किसी काम से उसे गोवा जाना पड़ता है उस लड़के के लिए। तब वो अपनी पत्नी रचना से कहता है, कांस्टेबल से, कि तुम ड्यूटी ज्वाइन कर लो और मैं बाहर जा रहा हूं, इसलिए तुम्हारा मन जो है ड्यूटी में लगा रहेगा, आना जाना व्यस्त रहोगी, और मैं वहां जा रहा हूं 1-2 महीने के लिए, फिर मैं वहां से आऊंगा, फिर एक जगह स्थायी कर लेंगे जहां पर रह करके हम जॉब करेंगे, फिर वहीं तुम भी रहना और हम भी रहेंगे, तुम अपनी ड्यूटी करना, हम अपनी ड्यूटी करेंगे। बोले ठीक है। अब विवेक वहां से चला जाता है गोवा के लिए और इधर रचना थाने में ड्यूटी करने लगती है। इधर रचना थाने से अपने घर के लिए आ रही थी गाड़ी से, तो रास्ते में मतलब 2 लोग खड़े हुए थे और वो लड़का बहुत ज्यादा उदास था, बहुत मायूस खड़ा था, जिसका नाम दीपक था। तब वो उस लड़के को बुलाती हैं अपने पास और कहती हैं कि आखिर तुम इतने उदास क्यों हो और इतने परेशान क्यों दिखाई दे रहे हो, आखिर बात क्या है। तब वो कहता है कि मैडम जी क्या बताऊं, मैं उत्तर प्रदेश मुरादाबाद का रहने वाला हूं, लेकिन मैं यहाँ दिल्ली में काम के लिए आया था, मेरे दोस्त थे, लेकिन वो दोस्त मेरा फोन भी कोई नहीं उठा रहे हैं, अब मुझे कोई काम नहीं मिला है, मेरे पास पैसे भी खत्म होने वाले हैं, अब मैं आखिर क्या करूं, कैसे घर जाऊं लौट करके और कौन सा काम करूं। ये बात उस लड़के की सुन करके दीपक की वो कहती हैं कि तुम चिंता मत करो, क्योंकि वो दीपक बहुत खूबसूरत था लड़का देखने में, और शरीर से भी हष्टपुष्ट था, और जब उसकी सुंदरता को वो देखती हैं और उसके हष्टपुष्ट शरीर को देखती हैं तो कहती हैं कि तुम घर का तो काम कर लोगे। दीपक कहता है जी मैडम कर तो लूंगा, लेकिन मुझे कितनी सैलरी मिलेगी। तब वो कहती है कि तुम जिस काम से आए थे और जिस कंपनी में तुम्हें सैलरी मिलती थी, कितनी मिलती होगी लगभग। तब वो कहता है कि मैं 12,000 रुपए पे आया था। वो कहती है मैं तुम्हें 15,000 रुपए दूंगी, तुम मेरे घर का खाना बनाना, घर की साफ सफाई करना और मार्केट से जाकर के सब्जी लाना, राशन लाना, बस यही तुम्हारा काम होगा। वो दीपक खुश हो जाता है, कहता है ठीक है मैडम मैं चलता हूं, क्योंकि एक तो वो पुलिस वाली थी इसलिए वो और ज्यादा विश्वास कर लेता है कि यहाँ पर कोई फ्रॉड नहीं होगा मेरे साथ। अब वो रचना के साथ रचना के घर चला जाता है और वो काम धंधा करने लगता है। धीरे धीरे यूं ही वक्त बीतता चला जाता है, लगभग 6 महीने बीत जाते हैं। अब रचना अपने पति से वार्तालाप करती रहती है, लेकिन धीरे धीरे उसका पति, अब रचना अपने पति से फोन पर बात करती रहती है और अपने नौकर के बारे में बता देती है कि हमको एक नौकर मिल गया है, मैं ड्यूटी पर चली जाती हूँ और फिर उस नौकर के लिए मैंने सारी जिम्मेदारी दे रखी है, खाना बनाने की, बाहर से सब्जी राशन लाने की, घर की साफ सफाई की। अब मुझे ज्यादा टेंशन नहीं होती, वैसे तो मैं बहुत ज्यादा परेशान रहती थी अकेली। तब वो कहता है विवेक ठीक किया तुमने, तुम अकेली घर में इतना काम कैसे संभालती, अब तुमने नौकर को रख लिया है, वो सारा काम करता रहेगा, अब तुम ड्यूटी से हारी थकी आती हो तो कम से कम आराम तो कर लोगी। अब वो कहती है ठीक है। इस प्रकार से उनमें वार्तालाप होती रहती है। लगभग 6 महीने बीत जाते हैं और 6 महीने के बाद में एक दिन रचना थाने से घर के लिए जा रही थी, शाम का वक्त था, छुट्टी हो गई थी उसकी। तब अब वो जिस गाड़ी से जा रही थी वो रास्ते में गाड़ी खराब हो जाती है, और जब गाड़ी खराब हो जाती है तब वो अपने नौकर को फोन करती है, दीपक को कहती है कि दीपक घर में एक बाइक खड़ी हुई है, उसे लेकर के तुम इस चमेली चौक पर आ जाओ, इस चौक पर मैं खड़ी हूं और मुझे रिसीव कर लो आकर के। वो लड़का बाइक लेकर के 20 मिनट में उन्हीं रचना कांस्टेबल के पास आ जाता है और उन्हें बिठा करके अपने घर ले जाता है। जब घर ले जाता है, सर्दी का मौसम था, ठंड पड़ रही थी, तब वो जब घर पहुंचती हैं तो अपनी जो थाने में जो वर्दी पहनी हुई थी वो वर्दी उतारती हैं दूसरे कपड़े पहनने के लिए, सिविल कपड़े पहनने के लिए। और जायज सी बात है, कोई भी व्यक्ति अगर बाहर से आता है तो उन कपड़ों को जरूर उतारता है, घर में जो ढीले ढाले कपड़े होते हैं, जो भी होते हैं, उन कपड़ों को पहनता है, बाहर के कपड़े उतार करके टांग देता है। वो भी इसी प्रकार से अपनी जो वर्दी पहनी हुई थी उसे उतार करके टांग देती थी, और जो अंडरगारमेंट पहनी हुई थी वो पहने रहती हैं। तब उन्हें जब ठंड लगती है तब उन्हें अपने पति की बहुत ज्यादा याद आने लगती है। काश मेरे पति मेरे साथ होते तो कितनी मौज मस्ती आती, कितना सुहाना मौसम है, रोमांटिक मौसम है, मूड बन जाता। लेकिन उसी वक्त वो पति की याद करके फोन लगाती हैं, लेकिन उनका पति फोन नहीं उठाता। जब फोन नहीं उठाता तो कुछ देर के बाद फिर फोन लगाती हैं, वो फिर फोन नहीं उठाता। अब वो बहुत ज्यादा चिंता में पड़ जाती हैं कि आखिर बात क्या है, विवेक फोन क्यों नहीं उठा रहा है।
वो इसी प्रकार से 10 बार फोन लगाती हैं लेकिन विवेक फोन नहीं उठाता। तब वो बहुत ज्यादा उदास होकर के बैठ जाती हैं। उसी वक्त उनका नौकर कमरे में आता है और मैडम को जब नंगीन अवस्था में देखता है तो वो एकदम से चौंक जाता है और एकदम से पीछे को भागने लगता है। तब वो मैडम कहती हैं कि दीपक परेशान मत हो, तुम भागो मत, रुक जाओ, यहाँ आओ, मेरे पास आ जाओ। तब वो दीपक कहता है कि मैडम आप कपड़े पहन लीजिए। वो कहती हैं कि तुम चिंता मत करो, मैं कपड़े पहनूं या ना पहनूं, मैं तुमसे कह रही हूं कि तुम मेरे पास आओ, तुम्हें कोई डांटने वाला नहीं है। तब दीपक हिम्मत करके मैडम के पास जाता है और जब वो नजर उठा करके उन मैडम के शरीर को देखता है, जो शरीर उनका बहुत ही ज्यादा सुंदर था और बहुत ज्यादा दिखने में खूबसूरत थी, वो शरीर से हष्ट पुष्ट थी, तब उनकी जब जवानी को वो देखता है तो वो भी एकदम से गदगद हो जाता है, उसका रोंगटा खड़ा हो जाता है उनके शरीर को देख करके, उनकी जवानी को देख करके। वो अंदर ही अंदर चाह रहा था कि मैं अपने मुंह से कैसे बोलूं, क्योंकि मैं एक नौकर हूं और ये पुलिस में है और मालकिन है। रचना कांस्टेबल उस नौकर से कहती हैं दीपक से, दीपक देखो मेरा पति मेरे घर पर नहीं है और उससे गए हुए लगभग 6 महीने बीत चुके हैं और वो मेरा फोन भी नहीं उठा रहा है और आज मुझे अपने पति की बहुत ज्यादा याद आ रही है। आज तुम ऐसा करो कि मेरे पति की जगह तुम भर दो, पति से जो मैं कार्य करती हूँ वो तुम कर दो। ये बात सुनकर के दीपक पहले तो घबरा जाता है कि आखिर मैडम क्या कह रही हैं, लेकिन उनके हुस्न को देख करके दीपक अपने आप को रोक नहीं पाता और अंदर से एकदम से खुश हो जाता है और मुस्कुराने लगता है। कहता है कि मैडम जी आप मालकिन हैं, आप जो कहेंगी मुझे वो करना है। तब एकदम से वो उसकी जेब भर लेती हैं और कौली भर करके दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, किस करते हैं और उसके बाद में वो खाना उना बनाता है दीपक और अपनी मालकिन को खिलाता है। उसके बाद वो पूरी रात मौज मस्ती करते रहते हैं। इसी प्रकार से वो ड्यूटी को जब जाती हैं, शाम को आती हैं, तब वो अपने नौकर के साथ मौज मस्ती करने लगती हैं, पूरी रात उसी के साथ सोती हैं, रात रंगीली करती हैं। ये लत रचना कांस्टेबल के लिए लग चुकी थी। अब तो वो एक दिन भी उस नौकर के बिना रहना नहीं चाहती थी। अब धीरे धीरे उन्होंने अपने पति को फोन करना बंद कर दिया। तब वो रचना अपने भाई को फोन करती हैं, कहती हैं कि भाई मेरा पति 6 महीने हो गए, उसने मेरी खबर भी नहीं ली है और मैं अपने पति से तलाक चाहती हूँ और मैं दूसरी जगह शादी करना चाहती हूँ। तब उसका भाई सागर कहता है, क्या रचना तू पागल हो गई है? अरे तेरा विवाह हुआ है, तेरा पति बाहर बिजनेस से गया है, कोई काम से गया है, तो फिर तुझे इंतजार करना चाहिए, कहीं ऐसा तो नहीं तुझे छोड़ तो नहीं दिया है, फिर तू परेशान क्यों है? वो कहती कि नहीं भाई मैं उसके साथ नहीं रह सकती, मैं दूसरे लड़के से प्रेम करूंगी। तब वो उसका भाई जो होता है वो अपने बहनोई के लिए विवेक को फोन करता है और बताता है सारी बात कि हमारी बहन दूसरी जगह शादी करना चाहती है, तुम्हें 6 महीने हो गए, तुम हमारी बहन से संपर्क भी नहीं करते हो और वो परेशान है अकेली रहते रहते। तब वो ये बात सुनकर के तुरंत गोवा से दिल्ली घर आ जाता है। जब दिल्ली घर आ जाता है तब अपनी पत्नी से बात करता है। उसकी पत्नी साफ मना कर देती कि मैं तुम्हारे साथ किसी भी कीमत पर रहने के लिए तैयार नहीं हूं। फिर ये केस कोर्ट में चला जाता है और फिर कुछ दिन के बाद उन दोनों के बीच डिवोर्स हो जाता है। विवेक अपने घर रहने लगता है और वो उस नौकर से शादी करके उस अपने रूम पर रखने लगती है उसे। अब वो नौकर जो था दीपक, वो उन्हें बड़ा खुश रखता है रचना के लिए, क्योंकि वो मर्दानगी अच्छी दिखा रहा था, शारीरिक सुख अच्छा प्रदान कर रहा था, इसलिए वो उससे बहुत ज्यादा खुश थी और इस प्रकार से वो हंसी खुशी से उस प्रेमी के साथ रहने लगती हैं। तो साथियों, ये कहानी सुनाकर के हमारा उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है। ये कहानी सुनाकर के केवल आपको जागरूक करना, इसलिए ये कहानी से केवल आपको जागरूक करना है क्योंकि जो भाई होते हैं वो अपनी पत्नियों को छोड़ करके विदेश चले जाते हैं, परदेश चले जाते हैं और वो 1-1, 2-2 साल लौट करके नहीं आते, अपनी पत्नियों की सुध नहीं लेते। प्लीज उनसे ये कहना है कि अपने घर पर जरूर आते जाते रहा करें, क्योंकि पता नहीं पत्नियों का कब मूड बदल जाए और आपकी जो इज्जत है, आपकी समाज में जो वैल्यू है वो घट जाएगी और आपको लोग अपनी नजरों से गिरा देंगे। इसलिए दौलत कमाने के बराबर ही अपनी पत्नी का ध्यान रखें, क्योंकि अगर आप दौलत कमाते रहेंगे, पत्नी पर ध्यान नहीं देंगे, तो इधर तो दौलत कमाएंगे, उधर आपकी इज्जत
नीलाम हो जाएगी। इसलिए अपने बच्चों पर विशेष कर ध्यान रखें। ये नहीं कह रहा हूं मैं कि आप दौलत ना कमाएं, बाहर ना जाएं, लेकिन अपने बच्चों पर विशेष ध्यान रखें। हमारी कहानी का यही एक उद्देश्य है। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हमारे कुछ श्रोता हैं जो हमारी वीडियो को नियमित सुनते हैं और हमारी वीडियो पर कमेंट करते हैं। अगर आप भी अपना नाम नेक्स्ट वीडियो में बुलवाना चाहते हैं तो अपना नाम और जिला लिख करके हमें प्यारा सा कमेंट जरूर करें। अगली आने वाली वीडियो में मैं आपका नाम जरूर लूंगा। हमारे कुछ श्रोता हैं जिन्होंने हमारी वीडियो को पसंद किया है और कमेंट किया है। हमारे एक श्रोता हैं संजीव कुशवाहा, जो यूपी शाहजहांपुर से हैं, जो हमारी वीडियो पर कमेंट करते हैं, हमारी वीडियो को देखते हैं। और हमारे श्रोता हैं विजय कुमार हैं, एक मरियम कुमारी हैं, लक्ष्मण सिंह हैं, दीपक जहां हैं, लक्ष्मी चंदर तिवारी हैं। ये सभी लोग हमारी वीडियो को देखते हैं, कमेंट करते हैं। और इन सभी श्रोताओं से आग्रह है कि आप अपने नाम के साथ अपना जिला जरूर लिखें और राज्य जरूर लिखें, जिससे पूर्ण रूप से कंफर्म हो जाए कि आप किस जिले से हमारी वीडियो को देख रहे हैं और सुन रहे हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने भाई को दीजिए इजाजत और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।